क्लास 12 ज्योग्राफी जिसका एग्जाम 12 फरवरी को है, उसके मोस्ट वीवीआई 25 वायरल एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आप सबों के क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी होने वाला है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को आप लोग दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो ये जो परिभाषा है मानव भूगोल का, इस परिभाषा को फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेटजेल। और याद रखिएगा, ये रेटजेल को आपका मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि नवनिश्चयवाद की संकल्पना किनके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो जो आपका नवनिश्चयवाद की संकल्पना है, ये आपका ग्रिफिथ टेलर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। और ये जो आपका नवनिश्चयवाद है, ये नवनिश्चयवाद का आपका दो अन्य नाम है। पहला नाम है इसका रोको और जाओ निश्चयवाद और दूसरा इसका नाम है वैज्ञानिक निश्चयवाद। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में आपका नवनिश्चयवाद की जगह पर अगर वैज्ञानिक निश्चयवाद तो रुको और जाओ निश्चयवाद दे दे और क्वेश्चन पूछे आपका कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश हमारा प्यारा भारत है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। अगर पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो याद रखिएगा पहला बड़ा सबसे देश आपका ये चीन है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारा भारत आता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी बच्चों, ये आपका 121 करोड़ था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किस विद्वान ने अपने सिद्धांत 1778 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी? तो किस विद्वान ने कहा था? तो यह आपका थॉमस माल्थस ने कहा था कि लोगों की जो जनसंख्या है बच्चों, ये खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस माल्थस, ठीक है। यहाँ पे ये जो सिद्धांत है बच्चों थॉमस माल्थस के द्वारा, ये आपका 1798 में दिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट होकर के 1778 लिखा गया है, तो इसे आप लोग सुधार लीजिएगा। याद रखिएगा इस सिद्धांत को थॉमस माल्थस ने कब दिया था? तो 1778 में, 98 में, ठीक है। 78 यहाँ पे गलत हो गया, 98 या सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? देखिए विरल का मतलब क्या होता है, कम। तो इनमें से कौन आपका कम जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यानी कि ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है। और ज्यादा को यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा ज्यादा को आपका जियोग्राफी में सघन कहा जाता है। तो इनमें से कौन आपका सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो ये आपका दक्षिण पूर्वी एशिया, ये आपका विरल जनसंख्या नहीं, ये आपका सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। यही दक्षिण पूर्वी एशिया में विश्व का लगभग 46% जनसंख्या निवास करता है। और यही दक्षिण पूर्वी एशिया में आपका भारत, चीन, बांग्लादेश, जो कि आपका विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से पहला दूसरा स्थान रखने वाले देश इसी दक्षिण पूर्वी एशिया में निवास करता है। और ये आपका सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ना कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? देखिए प्रतिकर्ष कारक का मतलब क्या होता है? तो नेगेटिव कारक। तो इनमें से कौन सा आपका एक नेगेटिव कारक नहीं है? तो शैक्षणिक सुविधाएं, ये आपका नेगेटिव यानी कि प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ये आपका एक अपकर्ष कारक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैक्षणिक सुविधाएं। देखिए प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं? तो प्रतिकर्ष कारक वह कारक होता है जिसे लोगों को उसके पिछले निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करता है, उसी कारक को क्या कहते हैं?
प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, जैसे मान के चलिए कोई भी व्यक्ति क्या करता है, आपका गांव में निवास करता है, गांव में रहता है, लेकिन गांव में उस व्यक्ति को काम नहीं मिलता है, गांव में उसे रोजगार नहीं मिलता है, और रोजगार को ढूंढने के लिए वो क्या करता है, आपका शहर प्रवास करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये गांव छोड़ने के लिए इस व्यक्ति को कौन मजबूर कर रहा है, तो बेरोजगारी मजबूर कर रहा है, क्योंकि गांव में आपका रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे बेरोजगारी कौन सा कारक हो जाएगा, प्रतिकर्ष कारक हो जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका बेरोजगारी, जलवायु, चिकित्सा, ये तीनों आपका क्या है, तो ये तीनों आपका प्रतिकर्ष कारक है, जबकि शैक्षणिक सुविधाएं ये आपका प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ये आपका एक अपकर्ष कारक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। तो जो आपका 15 से लेकर के 59 आयु वर्ग के लोग होते हैं, इसी को आपका कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा, 15 से 59 आयु वर्ग। देखिए कार्यशील जनसंख्या का मतलब क्या हुआ, वह जनसंख्या जो कार्य करता हो, और कार्य लोग कब तक करते हैं, तो आपका 60 वर्ष यानी कि 59 वर्ष तक आपका कार्य करते हैं, और आपका 60 वर्ष में क्या होता है, रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, 60 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, 60 वर्ष के बाद आपका काम नहीं करते हैं, और ये आपका 15 वर्ष से कार्य करना शुरू करते हैं कोई भी व्यक्ति। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को देखिएगा, आप लोग होटल होटल में देखते होंगे, लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ प्रमाणित किया जाता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करते हैं, जो कि आपका कानूनन अपराध है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति आपका 15 से लेकर के 59 तक के वर्ग के वायु वर्ग के लोग ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं, उसी को आपका कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं। देखिए कि भारत में साक्षरता दर निर्धारण हेतु कितने वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या को शामिल किया जाता है, यानी कि जब साक्षरता दर को निकाला जाता है तो कितने वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या को शामिल किया जाता है। तो ये आपका जब साक्षरता दर को निकाला जाता है तो आपका 7 वर्ष से अधिक वायु वाले जनसंख्या को इसमें शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा, 7 वर्ष। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो किस देश का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है विश्व में, तो यह आपका लेटाविया का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है विश्व में। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेटाविया। अगर पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो याद रखिएगा सबसे कम लिंगानुपात आपका संयुक्त अरब अमीरात का है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका है, लेटाविया का, और सबसे कम किसका है, तो आपका संयुक्त अरब अमीरात का है। लेकिन न्यू डेटा जो आपका न्यू डेटा जो जारी किया गया है, ठीक है, ये न्यू डेटा के अनुसार आपका कतर हो गया सबसे कम लिंगानुपात आपका किसका है, तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, कतर का है। ठीक है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में, ठीक है, अगर पुराने डेटा के अनुसार क्वेश्चन देता है तो वहां पे ऑप्शन में आपका कतर नहीं देगा। अगर ऑप्शन में कतर नहीं दे तो आपको टिक करना है क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर ऑप्शन में कतर दे भैया तो कतर आपको टिक करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा किसका है, आपका लिटाविया, और सबसे कम किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका तो कतर। संयुक्त राज्य अमेरिका और कतर कब मानना है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है, लेटाविया का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मानव विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो जो मानव विकास की अवधारणा है बच्चों, ये आपका डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, और ये जो डॉक्टर महबूब उल हक है बच्चों, ये आपका पाकिस्तान का है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्होंने ये मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, अब मानव विकास की अवधारणा को दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि 1990 ईस्वी से कौन सा संगठन मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। तो मानव विकास प्रतिवेदन को कौन सा संगठन आपका प्रकाशित करता है, तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को आपका यूएनडीपी कहा जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में यूएनडीपी शॉर्ट में रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे यूएनडीपी ही कहा जाता है, और यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसी के द्वारा आपका मानव विकास प्रतिवेदन को 1990 से प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि विश्व में किस देश द्वारा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी कि जीएनएस को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया है। तो कौन से देश ने आपका देश की प्रगति को आपका जीएनएस को मतलब देश की प्रगति की आधिकारिक माप घोषित किया है, तो ये आपका भूटान ने किया है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि मानव विकास प्रतिवेदन
2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो मानव विकास प्रतिवेदन कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी। ठीक है, ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। तो जो 2020 का उसका रिपोर्ट है, ठीक है, 2020 के रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 2020 की रिपोर्ट में भारत को आपका 131वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों, कि इनमें से कौन सा प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कौन से कार्य आते हैं? जो आपका प्राकृतिक से जुड़ा हुआ कार्य हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खनन, खनन आपका क्या प्राकृतिक से जुड़ा हुआ कार्य है, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बाद आपका उद्योग, उद्योग आपका द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आता है। सेवा और बैंकिंग आपका तृतीय क्रिया के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है, कि आदिकालीन निर्वाह कृषि को इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकालीन निर्वाह कृषि को आपका इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे इंडोनेशिया में आपका लद्दाख के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा लद्दाख, ठीक है। अगर पूछे कि आदिकालीन निर्वाह कृषि को भारत में, ठीक है, हमारा प्यारा भारत में कौन से नाम से जाना जाता है? तो आज रखिएगा भारत में से झूमिंग, तो आपका जो स्थानांतरण कृषि है इस नाम से जाना जाता है, ठीक है, और इंडोनेशिया में आपका लद्दाख, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया गया बच्चों, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए कि कौन सी कृषि प्रणाली भारत में यूरोपीय लोगों के द्वारा शुरू किया गया था? तो कौन सी कृषि प्रणाली को भारत में यूरोप के जो लोग हैं, जैसे कि आपका ब्रिटिश हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका डच हो गया, इनके द्वारा भारत में कौन सी कृषि प्रणाली को शुरू किया गया था? तो रोपन कृषि प्रणाली को आपका भारत में यूरोपीय लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कि अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है? तो अंगूर की कृषि कृषि आपको कौन से क्षेत्र में की जाती है? तो ये आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किया जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र आपका अंगूर की कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है, यही इसकी विशेषता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। आज रखिएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आपका कौन सी कृषि की जाती है? तो जो आपका रसेदार फसल है, ठीक है, जो आपका रसेदार फसल है जैसे आपका अंगूर हो गया, इसी की कृषि आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों, कि कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? तो इसको जो करेक्ट आंसर होगा आपका 18 का ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड आपका पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, कि सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में आपका काल खोज के नाम से जाना जाता है, कोल खोज के नाम से। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा कोल खोज। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, कि फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट को पक्का आएगा। देखिए फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? तो इसे आपका फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल आपका कौन सा नहीं है? तो रोपण फसल आपका गेहूं नहीं है। बाकी बात कॉफी भी आपका रोपण फसल है, गन्ना भी आपका रोपण फसल है, आपका रबड़ भी रोपण फसल है, ठीक है। गेहूं आपका क्या है? तो गेहूं आपका एक विस्तृत वाणिज्य कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है, गेहूं गेहूं आपका क्या है? तो याद रखिएगा विस्तृत वाणिज्य कृषि के अंतर्गत आपका गेहूं आता है। बाकी बात कॉफी, गन्ना और रबड़ आपका क्या है? आपका रोपण फसल।